नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। राज्य स्तरीय स्नेह मिलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह जयपुर में हुआ संपन्न। अलवर जिला शाखा के निजी सहायक भी हुए सम्मान समारोह में शामिल। राजस्थान निजी सहायक संवर्ग महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री रमन पारिक जी द्वारा निजी सचिव संवर्ग के अधिकारी कर्मचारियों का प्रथम राज्य स्तरीय स्नेह मिलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह रविंद्र रंगमंच जयपुर में आयोजित करवाया गया। अलवर जिला शाखा के उपाध्यक्ष श्री दयानंद शर्मा निजी सहायक भिवाड़ी ने बताया कि राजस्थान के प्रत्येक जिला शाखाओं के जिला अध्यक्ष अपनी टीम के साथ समारोह में उपस्थित हुए। कार्यक्रम में 101 वर्षीय परम श्रद्धेय आशुलिपि गुरुजी प्रेमराज जी जैन साहेब को शाखा और साल उड़ाकर सम्मानित किया गया तथा कार्यक्रम में पीएचडी कैबिनेट मंत्री महेश जोशी, कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा, पूर्व सचिव पुष्कर राज शर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल एवं राजस्थान सचिवालय निजी सचिव निजी सहायक संघ के अध्यक्ष राकेश शर्मा थे। श्री दयानंद शर्मा ने यह भी बताया कि पति की मौत के बाद नरेगा में मजदूरी कर अपने 3 बच्चों व दामाद के भविष्य को संवारने के लिए संघर्ष किया, जिनकी मेहनत रंग लाई और चारों बच्चों का 2018 की भर्ती में एक साथ चयन हुआ, जिस पर मां मीरा देवी के साथ चारों बच्चों का सम्मान किया। इसी तरह अलवर के रहने वाले सागर राजोगिया व दृष्टिबाधित मिस्टर मोनू राज का भी 1100 रुपया नगद देकर उत्साहवर्धन किया। गायका का भी सम्मान किया। समारोह में अलवर संघ के कर्मचारियों के जाने हेतु बस की व्यवस्था खनिज विभाग के पदस्थापित श्री बाबूलाल जी मीणा के द्वारा की गई। कार्यक्रम में अन्य प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया। अलवर से सुशील कुमार, अनिल खंडेलवाल, दयानंद शर्मा, तोताराम मुकेश सैनी, राजेश कुमार, सतीश लखेरा, देवेश, अंकित, मनीष, सागर, खेमचंद, राकेश, सौम्या, अलका सहित करीब 35 से अधिक निजी सहायकों ने भाग लिया। द इंडियन टीवी न्यूज मैं ऐसे पहले प्रदेशाध्यक्ष की हैसियत रखते हुए एटीट्यूड प्रदेशाध्यक्ष का नहीं रखता। वो एक अभिभावक कैसा एटीट्यूड रखता है। मैं लगातार तालियां बजाएं और नवीन जी पारिक को आमंत्रित करूंगा कि वे 2 शब्द कहें। आज जिस दिन क्या था, सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि वे खड़े होकर के तालियां बजाएं और तब तक ना रुके जब तक कि हमारे स्थान ग्रहण करें। ये एक मंच से रिलेटेड रखते हैं, एक कलाकार है तो सभी अपने मोबाइल से लाइटें आपकी तरफ उनके हर एक कार्य के पीछे किसी महिला का, हमारी भाभी जी आशा जी को कि वे भी इस मंच पर पधारें, क्योंकि यही घर से जल्दी निकले, इस हमारे महासंघ का कार्य करें। ये हर एक सरकारी विभाग ये देखे कि ये कौन है, केवल रमन जो अपने मन में एक बात को लेकर बैठ जाता है, मन ही मन गुंजायमान करता है, उसके साक्षात करता है, वो आज हमारे बीच है। सभी अपने मोबाइल की लाइटें, जो कि हमारे कलाकार हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे रमन जी पारिक साहब हैं, ये मंच पर कई कार्य कर चुके हैं, टीवी सीरियल में आ चुके हैं, एसेट्स में आपके 2-3 मैंने प्रोग्राम देखे हैं। इसके अलावा सामाजिक कार्यों से भी एक सरोकार रखते हैं। तो ये अपने ना जाने कितने अन्य को काम आप करते हैं, जिससे कि हम हालांकि इस हमारे मैं निवेदन करूंगा और भी यदि माला पहनाना चाहें आ जाएं रमन जी को तुरंत, जितना जल्दी हो सकते हैं। जो भी अपने राकेश जी, रमन जी, महेश जी, सभी साथियों, सबसे पहले तो मैं आभार आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ, उसका जो एकमात्र श्रेय है वो रमन जी और ये राकेश जी ही है। कारण ये कि इस परीक्षा के संबंध में ये इतनी बार मिल चुके, इनसे थोड़ा सा अपनत्व महसूस होने लग गया था। तो जब इन्होंने इस प्रोग्राम के लिए कहा, जनरल सामान्यता है मेरा ऐसे प्रोग्राम में जाने का, तो मैं अवॉइड करता हूँ। जब इन्होंने कहा तो मैं टाल नहीं पाया और मुझे अच्छा लगा कि जिस ढंग का इन्होंने प्रोग्राम किया है, ऐसा बहुत कम जगह हो पाता है। आप सब लोग
इसके लिए आप सबको हार्दिक धन्यवाद, आपको और आपके पदाधिकारियों को। और सही बात है कि एक साथ इतने स्टेनो देखने का मौका भी मुझे पहली बार ही मिल गया। हालांकि मैं खुद बहुत ज्यादा ये आज तक नहीं समझ पाया कि स्टेनो इतनी तेजी से लिख कैसे लेते हैं, मुझे नहीं आया समझ में। लेकिन वाकई देख के लगता है कि जब इन्होंने वो वीडियो दिखाया ना, तो वो समझ में आ गया कि भाई कोई ना कोई थोड़ी सी अतिरिक्त प्रतिभा है, वो ही स्टेनो सीखता है, जो सीखेगा वो फिर सेलेक्ट होगा। और फिर प्रेमराज जी को देखने बाद तो लगा यार ये तो कोई मामला तो कोई विशेष ही है। तो पर मैं एक बात कह दूं, इस दुनिया में कितनी भी टेक्नोलॉजी हो जाए, कितना भी मोबाइल आपका अभिन्न हिस्सा बन चुका है, इंटरनेट, कंप्यूटर, व्हाटएवर जैसे होता है, लेकिन जब तक मानव रहेगा तब तक मानवीय संवेदनाएं मौजूद रहेगी। और आपके प्रोग्राम ने आज ये साबित किया 2 चीजों से। वो एक बच्चे दृष्टि विहीन ने गाना गाया और ये जो चारों बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, अब मुझे ये देख के लगा कि हर इंसान मानव सभ्यता के साथ में ये जो मानवीय संवेदनशीलता और संवेदनाएं जुड़ी हुई है वो हमेशा कायम रहेगी। ये आपका प्रोग्राम देख के उनको प्रमाणित हो गया। वो नरेगा वाली जो माताजी है उनको देख के अच्छा लगा, पर मेरे ये समझ में नहीं है इन चारों भाइयों को स्टेनो की कैसे जची, भाई बहनों की। वो एक ही फील्ड चुना और उसके मास्टर बन गए। मेरे ख्याल में एक ही परीक्षा में सेलेक्ट हुए वो। और मुझे इस बात का सौभाग्य है कि वो परीक्षा आयोजित करने का निमित्त बना मैं। होता क्या है, अब कई बार आपको ऐसा लगता है, मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं बेसिकली एक पुलिस अधिकारी रहा हूं। 36 साल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 1981 आफ्टर ग्रेजुएशन माई पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये हुआ। और 36 साल में पुलिस अधिकारी रहा। पुलिस अधिकारी का ज्यादा बोलने में कुशलता नहीं होती। तो मेरे बहुत पुराने साथी थे जो अग्रवाल अपने थे, सीताराम जी, मैं 30-35 साल से मेरे परिचित है, ऐसा होता है। वो ज्यादा पहले नहीं थे, लेकिन मैंने देखा पिछले 3-4 सालों में बोलने के मास्टरपीस आदमी हो गए। कुछ हो सकता है राजनीतिक माहौल का फर्क पड़ता है, कुछ वक्त सिखा देता है, कुछ जैसा हो, लेकिन हमारा ज्यादा पाला नहीं पड़ता। और मैं तो फिर उसके बाद 2.5 साल रिटायर रहने के बाद फिर ये अवसर दोबारा मिला, तो ऐसा लगता है कि परीक्षाएं 76 पेपर हमने सकुशल संपन्न करा दिए। 76, लेकिन वो 76 जो परीक्षा में बैठता है उसकी तो एक ही दिन परीक्षा होती है, हमारी तो हर परीक्षा में परीक्षा होती है। 76 बारी परीक्षा हुई है हमारी तो। लेकिन कहते हैं कि सारा खेल मैं आपको बता दूं, ये जीवन में आपकी पहला चीज है कि आपकी नीयत कैसी है, दूसरी चीज ये है कि आपका समर्पण का भाव कैसा है, और तीसरी बात ये है कि आपका डेडिकेशन जो है वो उन बातों पे निर्भर करता है। सफलता देने वाला तो ईश्वर होता है। अब तक हम संतोष कर रहे हैं कि भाई हमने जो जितनी क्षमता थी उससे ज्यादा हम कर पाए। मैं आपको इसी अभी खीपा चल रहा है सभी का, मेरे ख्याल में रातों में फुटबॉल देखते हैं, और जैसे कहते हैं अर्जेंटीना को हराने के बाद सऊदी अरब वाले तो मतलब नीचे ही नहीं उतर रहे। 1-1 करोड़ की कार दी जा रही है खिलाड़ियों को, ऐसा होता है। और जो ब्राजील का गोल एक जिस खिलाड़ी ने किया वो आपको जानकारी में होना चाहिए, वो 2 साल पहले कंडक्टर था बस का, जिसके आज एक गोल की चर्चा है, एंड ही सपोज टू बी द बेस्ट नाउ ए डेज। और उसने जो एक करिश्माई गोल किया उसके बाद में पूरी दुनिया में आपको पता है कि इस कवरेज इस जैसे हो। तो मैं एक फुटबॉल पे एक छोटा सा सही किस्सा बताता हूं आपको, जो आपकी उस सेवा भावना से भी जुड़ा हुआ है। कहता है कि एक जैसे अपने क्रिकेट का क्रेज है ना, बावड़ा बना है क्रिकेट का, जैसे तो क्रिकेट ही खेलो, तो ऐसे फुटबॉल में जुनून है वो, फुटबॉल यूरोप में जो जुनून है वो फुटबॉल का है। तो एक वजह हर बच्चे की वहां इच्छा होती है कि मैं कॉलेज में जैसे पढ़ रहा है तो कॉलेज की टीम में सेलेक्ट हूं, क्योंकि बहुत सारे अच्छा खेलने वाले हैं, तो बड़ी मुश्किल से वो तो 11 का ही नंबर आएगा।
तो एक बच्चा था वो खूब डेडिकेटेड होके अपने फुटबॉल की तैयारी करता था, तो लास्ट में कोच को कहता कि मुझे भी कॉलेज में खेल की टीम से खेलने का मौका दे। तो कोच कहता है कि यार अभी तेरा थोड़ा लेवल है ना, थोड़ा सा डाउन है, थोड़ी और मेहनत कर फिर देखेंगे। 2-3 साल से वो तैयारी कर रहा था, उसका अवसर नहीं मिल रहा था उसको, पर वो हमेशा फुटबॉल मैच में मौजूद जरूर रहता था जब भी तैयारी रहते। कोच को लगता है कि बच्चा तो सिंसियर है, लेकिन अभी हो सकता है उस लेवल पे पहुंचा नहीं है। अल्टीमेटली एक इंटर कॉलेज टूर्नामेंट होती है, किसी ये बात है म्यूनिक की, जो जर्मनी की है का एक सिटी है, उसमें उसका जब इंटर कॉलेज का हो रहा था, तो अल्टीमेटली इनकी कॉलेज फाइनल में पहुंची। फाइनल जो मैच था, तो उन्होंने देखा कि पिछले इन मैचेस में वो लड़का नहीं दिख रहा कहीं पे, वो आ नहीं रहा इन दिनों में। खैर उसने देखा कोई कारण होगा, जैसा भी हो, तो 10-15 दिन में देखा नहीं। अंत तो उसने देखा फाइनल वाले दिन वो लड़का मौजूद है। सामने वाली कॉलेज बहुत तगड़ी थी, उसने हाफ टाइम तक 6-0 से इनकी कॉलेज को पीछे कर दिया। तब वो लड़का उठ के कोच के पास पहुंचा कि सर अपनी वैसे ही हालत खराब है, 6-0 से अपन पीछे चल रहे हैं, मुझे भी खेलने का मौका दे दो ना। तो कोच ने भी सोचा कि हार तो रहे, इसको बेचारे को सीधा मौका मिला है, तो फाइनल में सीधा उसको मौका दे दिया। अब वो हाफ टाइम के बाद का मैं आपको बता रहा हूं, वो लड़का खेला और जम के खेला, और उसने अकेले 8 गोल किए। उस मैच का नतीजा रहा 8-6 और जीत गई कॉलेज। उस कोच को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा यार ये तो बहुत चमत्कार हो गया। उसने अकेले में फिर तसल्ली से बात की, यार ये ऐसे कैसे हुआ, तो इस लेवल का खिलाड़ी भी नहीं था। उसने कहा सर बात ऐसी है कि मेरे पिता थे, वो अंधे थे, वो रोज मुझे ये आते थे स्टेडियम में, लेकिन मुझे वो खेलते हुए देख नहीं सकते थे। 15 दिन पहले उनकी डेथ हो गई, और आज वो मुझे स्वर्ग से देख रहे थे। इसलिए क्योंकि वो उनके सामने मुझे प्रमाणित करना था कि मेरे डेडिकेशन को, मेरी लगन को, तो ये रिजल्ट आया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर यदि आदमी में, इंसान में समर्पण का भाव हो और उसमें जुनून हो, कुछ भी हासिल कर सकता है। जैसे हम सोचते हैं ना कि आपके भी कोई होते हैं, अब प्रेमराज जी का देखो 101 साल की उम्र में, एक कल्पनातीत है, ये करते हैं और आज भी निस्वार्थ भाव से ये सिखाते हैं। निश्चित रूप से ये अतुलनीय उदाहरण है। कोशिश करें कि आप में से इस हाइट तक पहुंचने की कोशिश करें आप लोग भी, तो निश्चित रूप से आप अपनी जॉब के साथ पूरा न्याय कर पाएंगे। और मैं यही एक राकेश जी से बात होती थी, मैंने कहा आप वाली कैडर का एक आराम है, हर महकमे के ढंके अधिकारी के पास आप मौजूद होते हो। कहाँ साहब हमारी जाजम बहुत तगड़ी फैली रहती है, और ये क्या कि थोड़ा सा अफसर के अंदर भी घुसा हुआ रहता है, उसको नेचुरली जैसे होता है। तो आपका क्षेत्र व्यापक है। मैं ये रमन जी मेरे पास परसों आए तो थे इनविटेशन करने के लिए आज के भाई आना। मैंने कहा भाई ठीक आते हैं। इन्होंने फिर कहा साहब हमारे 37 ऐसे हैं जो नॉन ज्वाइनर के लिए एक लेटर आया हुआ आपके पास में, वो मेरे ध्यान में नहीं था। तो उनका साहब वो अगर थोड़ा जल्दी हो जाए तो मैंने इनको कहा कि देखो मैं जल्द से जल्द कोशिश करता हूँ। अभी मेरा इनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, क्योंकि इनका राकेश जी से हमारा इंटरेक्शन ठीक ठाक करते हुए, मैंने परसों ही शाम को 4 बजे बोर्ड की मीटिंग बुलाई। मीटिंग करने के बाद तो 37 का हमने नाम अप्रूव कर दिया, और यह है कि वो मैंने कहा मंगलवार को वो उनके डिपार्टमेंट में उनके नामों की अनुशंसा पहुंच जाएगी, तो 37 आदमी तो नौकरी लगे कम से कम। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैं आपको ये उदाहरण, ये नहीं कि भाई मैंने कोई बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया या कोई ऐसा किया, इट वॉज माई ड्यूटी दैट आई हैव टू डू, जो मुझे करनी चाहिए। और सबको ऐसे ही जब कभी आपको अवसर मिले किसी के साथ न्याय करने का, किसी के साथ में कोई भी आदमी सरकारी महकमों में वो आता है जो पीड़ित हो या जिसका जरूरतमंद हो, यदि आपने वो मानवीय संवेदनाएं, मानवीय भावनाएं उसकी जगह रख के सोचो कि जब आपका काम पड़े तो आपका साथ कैसा ट्रीट होना चाहिए, वो ही ट्रीट उसके साथ करोगे, तो आप तब समझना कि आपने इस जॉब के साथ न्याय किया है किसी भी सरकारी सेवा के साथ। तो मेरा केवल इतना सा ही मानना है कि आप अपनी
निस्वार्थ भावनाएं रखें कि यार ईश्वर ने इतना मौका दिया, बहुत बढ़िया तनख्वाह है। मैं आपको बता दूं, राजस्थान ही एक ऐसा प्रांत है जो नॉर्थ इंडिया पूरा का पूरा, राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा पिछले मतलब 2 सालों की बता रहा हूँ 2 लाख नौकरी लगी, 2 लाख देने वाले हैं 64 लाख, 64 लाख। कितनी ही मेहनत कर ले 62 लाख आदमी को तो बेरोजगार ही रहना पड़ेगा, सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, 2 लाख ही लगेंगे, ये तयशुदा बात है। आप यू आर लकी ऑफ दैट, आप 64 में से 2 में सेलेक्ट हुए हो। और उसके बाद हम उस ईश्वर को धन्यवाद नहीं दें और अपन उस जिस जनता जिसके लिए आपको भर्ती किया गया है उस जनता के अगर वाजिब कामों में मदद नहीं करे तो फिर माफ करना। सरकारी कई बार जैसा होता नहीं भाई, सरकारी लागू के ऊपर के साथ काम करा तो भी तनख्वाह मिलेगी, नहीं करेंगे तो भी मिलेगी, इसलिए प्रिफर्ड बहुत सारे करते हैं, वो मोटो नहीं रखा। आपको तनख्वाह बहुत शानदार मिलती है, बहुत अच्छी सर्विसेज सेवा शर्तें हैं, यूं तो अंतहीन है, डिमांड आपकी भी चलती रहेगी, आपके संगठन वाले हैं ये भी बिल्कुल आपका ज्ञापन पत्र लेके लगातार बढ़ाने में रहेंगे, लेकिन जो मिल रहा है वो कम नहीं है, आपको बता दूं। इसलिए जो उसका प्रतिफल जरूर दे कि अल्टीमेटली आपकी तनख्वाह देता कौन है या किसके प्रति है। कहीं को लगता है कि हमें तो सरकार देती है, नो, नॉट एट ऑल। कोई कहता है साहब मैं मेरी मेहनत करता हूं, मे बी सम ट्रू, लेकिन आपको तनख्वाह वो देती है जो राजस्थान के 8 करोड़ की जनता टैक्स देती है। दे आर गिविंग यू पे, और वो इसलिए देती है कि हम आपको काम करने की तनख्वाह देंगे, इसके बदले आप हमें ये सेवाएं देंगे, और यदि हम ये इसके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाए तो माफ करना, हम अपने आत्मा के साथ धोखा कर रहे हैं अपने आप को। चाहे घने कई होते हैं जो काम नहीं करके बहुत होशियारी फेंकते, देखो मतलब बेवकूफ बनाता हूं लोगों को। डोंट ट्राई टू बी। हाँ, हर दुनिया में हर आदमी दूसरों को बेवकूफ बना सकता है, अपनी आत्मा को बेवकूफ नहीं बना सकता। तो मैं कहता हूं बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, नॉट जैसे। और आप अपनी ये बहुत शानदार सेवा है, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, अपना बेस्ट से बेस्ट सर्वोत्तम देने का प्रयास करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब इतनी शानदार व्यवस्था आपकी इसकी है तो लंच भी आपका शानदार ही मिलेगा। आप लंच का पूरा आनंद लें, आप जीवन में सुखी रहे, परिवार आपका सुखी रहे, आगे बढ़े, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप सुख और शांति में रहे। यही मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वो तो मेरा काम शुरू होता अर्थ न आने के बाद। तो हाँ भाई, अर्थ न आएगी तो आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान। नमस्कार। सभागार में उपस्थित मंचासीन परम श्रद्धेय गुरुजी एवं मेरे गुरु भाई और मेरे अग्रज भ्राता तुल्य सचिवालय में प्राइवेट सेक्रेटरी पीए यूनियन के अध्यक्ष और मुझे प्रत्येक कदम पे हर तरह का हर संभव सहयोग करने वाले श्रीमान राकेश शर्मा जी एवं आदरणीय अतिथि और सभागार में उपस्थित राजस्थान के प्रत्येक विभाग से पधारे हुए कैडर के प्रत्येक साथीगण, जिलाध्यक्ष महोदय, उनकी टीम एवं प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। इतना स्नेह अगर किसी को मिल जाए तो शायद जिंदगी में और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने चूंकि सोचा नहीं था मुझे बोलने का मौका मिलेगा, इसका कारण यह है कि पिछले 2 साल जो बेमिसाल के रूप में निकले, मैंने सिर्फ आप लोगों की सुनी और सोचा यही था कि मैं आज भी आप ही लोगों की सुनना चाहूंगा। मेरा कार्यकाल सितंबर 2023 तक है, मुझे मना किया गया था कि मैं इस विषय में कोई बात नहीं करूं, लेकिन इतना मैं चाहता हूं कि मैं मेरे कार्यकाल के बाद भी आप लोगों की ही सुनना चाहूंगा और जो कुछ सुनूंगा उसको मूर्त रूप देना, उसको सार्थक करना, उसको पूर्णता करना मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
को मेरे पास भी बहुत कुछ है। मेरे परिवार के सदस्य भी आप लोगों के बीच में यहाँ बैठे हैं। मैं बहुत अधिक समय नहीं लेके सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कैडर के लिए जो कुछ किया जा सकता था हमने करने का प्रयास किया, और इसके लिए प्रदेश एवं जिला स्तर पे सभी साथियों ने भरपूर सहयोग किया। महासंघ ने सिर्फ जो हमसे पूर्व हमारे वरिष्ठ साथियों ने जो प्रयास किए थे उनको आगे ले जाने का काम किया। साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूं कि हमने जितने अथक प्रयास किए थे उतना परिणाम हमें नहीं मिला। ये नकारात्मक अवश्य है, लेकिन इसको सकारात्मक रूप में भी देखें कि जो मिला, मुझे मेरे गुरुजनों ने यही कहा था कि जो भी मिला उसको सिर माथे लगाए और अपनी यात्रा को अनवरत जारी रखें। मैं इस मंच के माध्यम से आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जो भी हमारी मांगे पूरी हो चुकी हैं, उसके बाद भी हम विश्राम नहीं लेंगे और हम अनवरत इस संघर्ष को जारी रखेंगे और पूरा प्रयास करेंगे। मेरे आग्रह पे यहाँ उपस्थित आप सब लोग हुए हैं। मैं जिंदगी भर आप सब लोगों का आभारी रहूंगा। मैं आभारी रहूंगा उन बच्चों का, उनके साथ पधारे हुए परिवारजनों का, जिन्होंने मेरे व्यक्तिगत आग्रह पे यहाँ उपस्थित होने के लिए समय निकाला। बहुत सारे बच्चों के परिवार में कई शादियां भी हैं, वर्षा, खुशबू वगैरह वो बेटियां तीनों बहनें साथ आई हैं। बहुत सारे और भी हैं, लक्ष्मी है अपने माता पिता के साथ में आई है। मैं लक्ष्मी के लिए बोलना चाह रहा हूँ, एक सागर भी है राजौरिया। पूर्व वक्ताओं ने, उद्घोषकों ने अपनी बात रखी थी, पर मैं मेरे यहाँ से रखना चाहता हूँ। इतनी सीधी बच्ची है, इसके परिवार में 400 लोगों का कुनबा है। उस परिवार से नौकरी लगने वाली ये पहली बच्ची है। पुराने दकियानुसी विचारों के, जहां सभी तरह की परंपराओं का एक बंदिश होती है, उस बंदिश से कि लड़की होके ये पढ़ेगी, ये नौकरी करेगी, उन सब परिस्थितियों से संघर्ष किया इसके माता पिता ने सर्वप्रथम, कि उन्होंने इसको साहस दिया और इस लड़की ने परफॉर्म किया। मैं पिछले 2 साल से लगभग सभी बच्चों से, सभी जानते हैं, सभी बच्चों से मैं व्यक्तिगत रूप से टच हूं। मैंने कभी भी इस बच्ची का मनोबल गिरने नहीं दिया, और ये भी उतनी साहसी है। इसका नाम लक्ष्मी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये अपने परिवार का और उत्तरोत्तर नाम रोशन करती रहे। मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये वर्तमान में धौलपुर कलेक्ट्रेट में पोस्टेड है, और मेरा पूरा प्रयास हुआ कि बहुत जल्दी इसको मैं ट्रांसफर करवा के जयपुर लेकर के आऊं। हालांकि जितने भी सम्मानित होने वाले बच्चे हैं, मैं उनके बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन शायद बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतनी भावुक इनके साथ में इनके संघर्ष जुड़े हुए हैं कि मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं। जैसे सागर की सिस्टर की शादी होती है, बहन की शादी का दुनिया भर का कर्जा हो जाता है। इसी चिंता में पिताजी को कैंसर हो जाता है, कैंसर से उनकी डेथ होती है, परिवार के आर्थिक हालात खराब हो जाते हैं, पैसे को परिवार मोहताज हो जाता है। तो इनकी माताजी आंगनबाड़ी में जाके काम करने को मजबूर होती है। और ये जो सागर है, ये सागर शादियों में बैंड वाले की लाइटें उठाने का काम करता है, वेटर का काम करता है, पोस्टर बांटने का, पंपलेट बांटने का काम करता है। इंस्टीट्यूट में स्टेनो सीखने के लिए, कोचिंग जाने के लिए इसके पास पैसे नहीं होते। मैं सैल्यूट करता हूं दोस्तों को जिन्होंने इसको पैसा दिया और ये इंस्टीट्यूट गया। और ये जो सागर है, ये वर्तमान में जिला कलेक्टर में पीए है। सारे संघर्ष के बाद मेरी माँ ये कहती थी कि अगर परीक्षा में पास हो जाओगे तो तुम्हारी सारी गलतियों पर पर्दा ढक जाएगा। सारे संघर्ष के बाद अगर ये सफल होता है तो इसके माता पिता, इसके पूर्वजों के आशीर्वाद को इसने फलीभूत किया। ये हम सबके सामने एक उदाहरण है। मैं एक बार पुणे आप सभी दोस्तों का
सभी कैडर के साथियों का, वरिष्ठ और युवा साथियों का, जिनको जाने अनजाने में मैं व्यक्तिगत रूप से अटेंड नहीं कर पाया और मंच पे भी आमंत्रित नहीं कर पाया। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं और अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आप सब लोगों ने जो मेरे प्रति स्नेह प्रकट किया उसको मैं जीवन भर याद रखूंगा। इस सभागार में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मैंने लगभग 6-8 महीने पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये लिखा था कि कैडर की सफलता में 2 लोगों का बहुत हाथ है। पुरुष जो था उस व्यक्ति का मैंने नाम रखा था डीपीआर में निजी सचिव रवि पारिक। दोस्तों, कितना भी बड़ा काम करो, आज का समय यह है कि अगर वो सुर्खियों में नहीं आता तो कोई हमें पहचानता नहीं, और अगर पहचानता नहीं तो शायद हम सफल नहीं होते। मैं एक बार रवि जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। एक महिला साथी और है, मैं आप सब लोगों के सामने उनका नाम रखना चाहता हूं। जब भी मैं परेशान हुआ, जब भी मैंने उनके सामने कोई बात रखी तो उन्होंने हर बार मेरा सपोर्ट किया। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। कॉमर्शियल टैक्सेज में श्रीमती सीमा सारण। हमारे बीच में बैठी। इनके जो पतिदेव हैं अभी फिलहाल चित्तौड़ में हैं और वो भी पुलिस वाले हैं। बनवारी जी सुन रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार सभी का, सीमा जी का और रवि जी का और बाकी पधारे हुए सभी का। बहुत अधिक समय हो चुका है। मैं पुनः उद्घोषक को जिम्मेदारी देते हुए, यार मेरे को दिखता नहीं है पर्ची तक बैठा के, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। श्रद्धेय प्रेमराज जी जैन साहब को प्रणाम करता हूँ। शतायु लोग उनके दर्शन मात्र इंसान को एक अनुभूति देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो मुझे बताया गया कि आप गुरु जी की 1 से 2 साल हम सब कृतार्थ हैं आपके दर्शन करके, आपका आशीर्वाद पाके, आपके सामने आना इन सब बच्चों के लिए और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात। हम सब की तरफ से आपको प्रणाम। राजस्थान निजी सहायक संवर्ग महासंघ के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी निजी सहायकगण, भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, कुछ नाम ऐसे होते हैं उनका एक अलग ही पहचान, एक अलग ही सम्मान होता है। एक पहचान बन जाती है व्यवस्था की। जिसके सिर पे, जिसके घर पे लाट लग रही है वो लाट साहब, जैसे गवर्नर साहब। पहले अंग्रेजों के जमाने में लाट साहब होते थे, बाद में गवर्नर साहब हो गए लाट साहब या कलेक्टर साहब और या पीए साहब। इन 3 के अलावा कोई किसी के आगे साहब नहीं लगा। कोई ये नहीं कहता साहब, वो ऐसे साहब को तो जानते ही नहीं। पीएस के साथ साहब नहीं लगता, साहब से पीएस साहब के साथ। आपकी एक अलग पहचान है और ये साहब ऐसे ही नहीं लगा करते। साहब लगने की उपयोगिता भी होती है, साहब लगने की एक मान्यता भी होती है। और आपके नाम के साथ साहब लगा है तो ये समझ लीजिए आप बहुत इंपॉर्टेंट लोग।
मैं भी अपने स्टाफ में से किसी को बुलाता हूँ, यार पीएस आपको बुलाना पड़ेगा। सबकी जबान पे यही शब्द है। इसका मतलब आपकी मान्यता बहुत जबरदस्त है, आपकी उपयोगिता बहुत जबरदस्त है, और उसी हिसाब से सबसे ज्यादा गालियां भी पीएस आपको मिलती है। अरे साहब आप तो बहुत अच्छे हो, आपके पीएस साहब ने वो बात नहीं करा। ये सब अनुभव है, सबको अनुभव है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपका जो संवर्ग बहुत इंपॉर्टेंट संवर्ग है। आप किसी भी संस्था के, जिस संस्था से आप जुड़े, मंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता, मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता, गवर्नर कोई व्यक्ति नहीं होता, ये सब संस्थाएं हैं। क्योंकि अकेले कभी काम नहीं कर सकते। ये कोई भी मुख्यमंत्री अकेले फैसला ले सकते हैं क्या? कोई मंत्री अकेला फैसला ले सकता है क्या? गवर्नर साहब अकेले फैसला ले सकते हैं क्या? ये संस्थाएं हैं। प्रधानमंत्री अकेले फैसला ले सकते हैं क्या? राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जो भी इंपॉर्टेंट काम, जो की पोस्ट है, वो सब संस्था है। और उस संस्था को चलाता कौन है? पीएस साहब। इसलिए सबसे ज्यादा गालियां भी आपको मिलती हैं। सो तो मैं रहा हूं। मैंने मेरे पीए को कह दिया, भाई कोई आए तो कहना, भाई मैं तो अभी नहीं मिल पाऊंगा, तो कोई मेरे को दोष नहीं देगा। अरे साहब आप तो पता नहीं थक गए होंगे, सो गए। पीए साहब ने कभी नहीं मिलाते, इसको मिलने ही नहीं देते हैं। ये समझ लीजिए, जिसको जितनी ज्यादा गालियां मिलती हैं, जिसको जितना ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है, वो उतना ही महत्वपूर्ण होता है। आप बहुत इस व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सरकारी व्यवस्था में आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि आज रविवार है, बहुत सारी प्रोग्राम है। मैं आज आने के स्थिति में नहीं था, लेकिन मुझे भी लगा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये मेरे पीएस साहब में मौजूद हैं, ये भी कहेंगे और पीएस साहब भी कहेंगे। तो मैं कहा मैं 2 मिनट के लिए आऊंगा। अब मैं यहाँ से जयसिंहपुरा कोर जाऊंगा, फिर गुजर घाटी जाऊंगा, फिर मैं अम्बावाड़ी जाऊंगा, और फिर शाम को कई शादी में। इसलिए मुझे लगता है कि मैं समय निकाल पाया, मेरे लिए लाभ है। आप सबके दर्शन हुए, आप सबसे बात मिलने का सामूहिक मौका मिला है। मैं एक चीज आपसे और जरूर कहता हूं, अपनी बात समाप्त कर लूं। आप अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ, मैं कल भी गया था वहां, प्रबोधक महासंघ का कोई कार्यक्रम था, उनको भी मैं निवेदन करके आया कि सरकार के जितनी भी योजनाएं आप देख रहे हैं कि एक से बढ़ के एक योजना अशोक गहलोत जी ने बनाई, लेकिन इन योजनाओं का लाभ जनता तक मिले तब होगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, शायद इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं है। योजना मुख्यमंत्री जी के सोच के कारण बनी। पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उस टाइम पे दूसरे काम किए, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो उनके दिमाग में आया कि अरे दवाओं के कारण बहुत लोगों को परेशानी होती है। कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, सब तो नहीं होते, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो बेमतलब दवाएं लिख देते हैं, और इसलिए लिख देते हैं कि इनको दवाओं का कमीशन मिले। अब गरीब आदमी को तो जान बचाने के लिए दवाओं के पैसे कम पड़ते हैं, वो कहाँ दुकानदारों की और ऐसे जो चिकित्सक अनावश्यक दवा लिखते हैं उनकी जेबें भरने के लिए पैसे खर्च करेगा। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना चालू कर। लोगों ने कहा कैसे पूरी होगी? उन्होंने कहा अशोक गहलोत पूरी करेगा। और 1 साल के भीतर भीतर उन्होंने न सिर्फ मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को जमाने का प्रयास किया, 1 साल में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना और चालू कर। और इस साल जब कोरोना हुआ, इस कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला दिया। देखिए, कोरोना ने एक चीज हमको सिखाई है, जो लोग नास्तिक है उनको विशेष रूप से सिखाई,
जो दिखता नहीं है ना वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। जो जितना कम दिखता है उतनी उसकी ताकत ज्यादा होती है। इतना सा कोरोना वायरस पूरी दुनिया को हिला गया, इतना सा पूरी दुनिया के वायरस को इकट्ठा किया जाए तो इतना सा मेरे ख्याल से वायरस इकट्ठा नहीं हुआ, कुल मिला पूरी दुनिया को हिला गया। जो नजर नहीं आता है वो पूरी दुनिया को हिला गया। तो वो जो कभी नजर नहीं आने वाली चीज है, वो शक्ति ऊपर जो ईश्वर है, वो कितना शक्तिशाली है। हमारी एक एक गतिविधि को देखता है, हमारे सब आचरण को देखता है। हमें ईश्वर के प्रति हमेशा कृतज्ञता का भाव तो रखना ही चाहिए और ईमानदारी का भाव भी रखना चाहिए। और उसके प्रति ईमानदारी कैसे रखें? हम अपने आत्मा के प्रति ईमानदारी रखें। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि वादा किसी दूसरे से आप करें नहीं करें, कोई काम करना हो तो वादा अपने आप से करें। आप अपने आप से करा हुआ वादा जरूर निभाएंगे। तो मैं आपसे इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें पहले उन्होंने 5 लाख रुपए का बीमा किया, 850 रुपए प्रति परिवार के हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन फीस है। उसमें भी है जो नहीं दे पाता उसको दिलाने की कोशिश की जाती है। मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूंगा कि आपके आस में पड़ोस में जानने वालों में कोई भी परिवार ऐसा न बचे जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से वंचित रहेगा। ये आप जिम्मेदारी निभाएं। और अगर आपके आस में पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो 850 रुपये नहीं दे सकता, तो हम बहुत सारे धर्म पुण्य करते हैं। हम लोग हमारी परंपरा है, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, दान देना, धर्म करना, सजदा निकालना, ये सब हर धर्म का हिस्सा है। अगर कोई नहीं देने की स्थिति में हो तो 850 रुपये आप अपनी तरफ से एक व्यक्ति को, ज्यादा नहीं पता, एक व्यक्ति का 850 रुपये आप जमा कराएंगे, आपके आस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति को ऐसा नहीं बचेगा जिसका मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो। आप ये वादा आप अपने आप से कर लें। मैं समझूंगा मेरा आपके बीच में आना सार्थक हो गया। मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा और यह विश्वास दिलाता हूं, जब कभी भी कोई काम मेरे लायक आप बताएंगे, मैं उस काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। आपके बीच में आ सका। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद।